एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 341। तुम एक रोकथाम लक्ष्य थे। चार्लोट की आवाज़ स्थिर थी क्योंकि उसने नियो की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखा। शून्य खिड़की #8477। इसने हेफेस्ट्स कबीले को नष्ट कर दिया। वह रुकी और खिड़की की ओर देखने लगी। एक विशाल घूमता हुआ बवंडर क्षितिज पर खड़ा था। इसमें केवल हेनरी हारग्रेव्स और नियो हारग्रेव्स ही बचे थे। तुम दोनों भाइयों ने उस घटना से शून्य आत्मीयता प्राप्त की होगी, उसने कहा। नियो की अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। हेनरी ने कभी अपने ईश्वर रक्त को जगाने की कोशिश नहीं की। हमें उसके शून्य आत्मीयता को जगाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में, उसने नियो की आंखों में देखा, मुझे लगता है कि यही कारण है कि हेनरी जागने की कोशिश नहीं करता है। वह जानता है कि अगर उसका ईश्वर रक्त जागता है तो वह शून्य आत्मीयता को जगाने का जोखिम उठाता है। तुम, नियो हारग्रेव्स, अलग थे। जिस क्षण आपने अकादमी के लिए आवेदन किया, उसी क्षण आपके ईश्वरीय रक्त को जागृत करने के इरादे स्पष्ट हो गए। हारग्रेव्स कॉर्पोरेशन के संसाधनों के साथ आप हमारी मदद के बिना भी अपने ईश्वरीय रक्त को जागृत कर सकते थे, और शायद शून्य आत्मीयता के बिना भी, शार्लोट ने समझाया। जब नियो ने उसके शब्दों को समझा तो उसकी भौहें तन गईं। मुझे प्रवेश की अनुमति इसलिए दी गई थी ताकि अकादमी के भीतर मेरी निगरानी अधिक आसानी से की जा सके, उसने पूछा। हाँ, शार्लोट ने पुष्टि की। अकादमी में कुछ दर्जन से अधिक पैरागॉन और कई उत्कृष्ट देवता हैं। हम आपको तुरंत नीचे गिरा सकते थे जैसे ही आपके दुष्ट होने की थोड़ी सी भी संभावना होती। शून्य आत्मीयता वाला कोई भी व्यक्ति संक्रामक वायरस के वाहक की तरह था। यदि उन्हें समाज में रहने दिया जाता और वे किसी तरह शून्य आत्मीयता को जागृत कर लेते, तो वे सैकड़ों लोगों को भ्रष्ट कर देते जैसे ही वे जागृत होते, भले ही वे ऐसा न चाहते हों। शून्य आत्मीयता के उपयोगकर्ता एक संभावित बम की तरह हैं जो किसी भी समय विस्फोट कर सकते हैं, शार्लोट ने अपनी नज़र नीची करते हुए कहा। तुम जैसे लोगों को आम लोगों के साथ एक ही स्थान पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह एक बार फिर खिड़की की ओर मुड़ी। शून्य खतरनाक और शक्तिशाली था, इसलिए आपको अकादमी में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, एक ऐसी जगह जहां शक्तिशाली देवता एक पल की सूचना की दूरी पर हैं। नियो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने के बाद अपना मुंह खोला। अगर मैं खतरनाक हूं तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुमने ऑबन में मेरी मदद करने के लिए मृत्यु के मंदिर से एक टेम्पलर भी भेजा था। क्योंकि अगर तुम्हारे पास शून्य आत्मीयता है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। शार्लोट ने उसे एक दयालु मुस्कान के साथ देखा। कार्यालय की छत की रोशनी की नर्म चमक उसकी शांत, स्थिर आंखों में प्रतिबिंबित हुई। तुमने कभी इसके लिए नहीं कहा, हम तुम पर नज़र रख रहे हैं, ये सच है, लेकिन ये दूसरों की सुरक्षा के लिए है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई नकारात्मक एजेंडा नहीं है और हम तुम्हारी यथासंभव मदद करेंगे, शार्लोट ने कहा। समझ गया। नियो खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी पॉलिश किए हुए फर्श पर थोड़ी चरमराई। उसने जैक के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर निकलने का फैसला किया, जो चुपचाप इस आदान प्रदान को देख रहा था। नियो दरवाजे पर रुक गया और पीछे मुड़ गया। पास की खुली खिड़की से छनकर आ रही ठंडी हवा ने उसके बालों को थोड़ा हिला दिया। उस शून्य इकाई का नाम क्या है जिसने हेफेस्ट्स कबीले को नष्ट कर दिया? नियो ने पूछा। हजारों निराशाओं का दूत, वेलकारिया, शार्लोट ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उसे जानकारी छिपाने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। नियो जम गया। फिर से आना, उसने कहा। वेलकारिया, हजार आंखों वाली निराशा। उस चीज़ ने हेफेस्ट्स कबीले के महानतम देवताओं और पैरागॉन देवताओं को हरा दिया। नियो ने पुष्टि करने के लिए फिर से पूछा। हाँ, क्या कोई समस्या है? नहीं, ये सिर्फ मेरी जिज्ञासा थी। नियो कमरे से बाहर निकला और अपने पीछे एक हल्की क्लिक के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ शांत दालान में हल्की सी गूंजती हुई लग रही थी। वेलकारिया, क्या ये वर्तमान में महान देवताओं से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गया है? चलते चलते उसके विचार मंथन करने लगे। तार्किक रूप से सोचने पर वेलकारिया की ताकत समझ में आई। डैनियल द्वारा दुनिया को बचाने के बाद वेलकारिया पृथ्वी पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं था। ये दूसरे ग्रहों पर गया होगा और उन्हें नष्ट कर दिया होगा, उनका उपयोग करके खुद को मजबूत बनाया होगा। साम्राज्य के साथ अपने साहसिक कार्य को जारी रखें। नियो, जैक ने उसे पुकारा। उसने यह नहीं कहा, चिंतित था कि शार्लोट इसे सुन सकती है, लेकिन उसकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। तुम वेलकारिया से कहीं मिले हो, है न? जैक को नहीं लगा कि नियो के साथ वेलकारिया है। नियो अभी तक इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह महान देवताओं को मार सके। चलो चलते हैं। नियो ने चुप रहने का फैसला किया। दोनों लंबे गलियारों से होते हुए इमारत से बाहर निकल गए। बाहर का आसमान गहरे नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। डूबता हुआ सूरज अकादमी के प्रांगण में लंबी छाया डाल रहा था। ठंडी हवा उनके पास से गुजरी, जिसमें ताज़ी हवा की हल्की खुशबू थी। नियो ने जैक से पूछा, अब तुम क्या करने जा रहे हो? मैं थोड़ा आराम करूंगा।
ट्रायल ने मेरा सब कुछ चूस लिया, जैक ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा क्या, दूसरों से मिलने जा रहे हो? नियो की आंखें सिकुड़ गईं। वह जैक के विचारों को नहीं पढ़ पा रहा था। जैक के सिर के अंदर अनगिनत आवाज़ें थीं, डार्कनेस यूज़र होने की वजह से, और इसने उसके इरादे को उलझा दिया। नियो यह नहीं बता पा रहा था कि कौन सा इरादा उसका है। वह जैक के विचारों को तब तक नहीं पढ़ पा रहा था जब तक कि वह पूरी तरह से ध्यान न लगा ले। ऐसा नहीं है कि मैं उसके विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लोगों की निजता का सम्मान करता हूँ। इसके अलावा मुझे ये जानने के लिए मन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वह क्या सोच रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, है न? नियो ने जैक से पूछा। ये स्पष्ट था कि जैक प्रशिक्षण लेने जा रहा था। जैक ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम्हें ये कैसे पता? जादू। जैक ने अपना गाल खुजलाया। उसने एक आह भरी, मानो नर्म पड़ रहा हो। ठीक है, मैं जैसा कहूँगा वैसा करूँगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अभी के लिए कैफेटेरिया, नियो ने कहा। मुझे भूख लगी है, उसके बाद हम दूसरों से मिलेंगे। नियो को संदेह था कि उसके दोस्त अकादमी में हैं। अगर वे होते तो वे पहले ही उससे मिलने आ चुके होते। वे शायद हारग्रेव्स मैंशन में थे, शैडो ट्रायल की थकान से उबरने के बाद नियो और जैक के लौटने का इंतजार कर रहे थे। दोनों कैफेटेरिया में दाखिल हुए। हवा में ताज़ी पकी हुई रोटी और स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैली हुई थी, जबकि ट्रे और बर्तनों की हल्की खटपट एक लयबद्ध पृष्ठभूमि बना रही थी। चूंकि यह छुट्टियों का मौसम था, इसलिए लाइन लंबी नहीं थी। झूमरों की गर्म रोशनी कमरे में फैल रही थी, जो पॉलिश की हुई लकड़ी की मेजों और संगमरमर के फर्श पर स्वागत करने वाली चमक बिखेर रही थी। जैक को अकादमी में ज्यादा ध्यान नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर देवता अच्छे दिखते थे। हालांकि नियो ध्यान का केंद्र था। कुछ देवताओं ने उसे पहचान लिया। वे उसके पास जाना चाहते थे और उससे बात करना चाहते थे। लेकिन नियो के आसपास की हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी और उन्होंने दूर रहने का फैसला किया। नियो और जैक ने दूसरों को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कैफेटेरिया में चारों ओर देखा और किसी को देखा। मॉरिगन। वह हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठी थी, हमेशा की तरह खुद को रोटी से भर रही थी। उसकी प्लेट के चारों ओर टेबल पर टुकड़े बिखरे हुए थे और पास में जूस का आधा खाली गिलास रखा हुआ था। नियो अपनी ट्रे लेकर उसकी ओर चला, उसके पीछे जैक भी था। वे उसके सामने रुक गए। मॉरिगन ने अपना सिर उठाया। उसने नियो को देखा, फिर जैक को, फिर नियो को। वेलकम बह। चबाने की कोशिश करते हुए उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। रोटी के टुकड़े उसके गालों पर हास्यास्पद ढंग से उभरे। नियो और जैक ने एक दूसरे को देखा। वे खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मॉरिगन ने अपना सिर झुकाया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्यों, अरे तुम दोनों हंस रहे हो? कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मॉरिगन को खुद की तरह देखना मज़ेदार था। इस दृश्य ने उन्हें फिर से एहसास कराया कि वे शैडो ट्रायल नामक नरक से निकल आए हैं। ठीक है, मॉरिगन ने कहा, अभी भी उलझन में। तीनों ने साथ में खाना खाया। माहौल हल्का और सहज रहा। बर्तनों की खटपट और बड़बड़ाती बातचीत की आवाज़ ने एक सुकून देने वाली पृष्ठभूमि बनाई। थोड़ी देर बाद जैक ने नियो के चेहरे पर झुर्रियाँ देखीं। तुम क्यों भौहें सिकोड़ रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन सामग्रियों से कितने व्यंजन बना सकता हूँ। तुम बना सकते हो? जैक हैरान था। ये पहली बार था जब उसने इस बारे में सुना था। हाँ, मैं बना सकता हूँ। मुझे एक शाही रसोइया समझो, नियो ने हंसते हुए कहा। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर उठे। जब वह बोल रहा था तो उसने मॉरिगन की जिज्ञासु निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। तीनों ने भरपेट खाने के बाद कैफेटेरिया छोड़ दिया। बाहर के सूरज ने कैफेटेरिया के आंगन में लंबी छाया डाली। अचानक जैक बोल पड़ा, तुम लोग दूसरों से मिलो। मैं पहले प्रोफेसर रंडेल के पास जाऊंगा और उनसे अपनी शारीरिक उम्र बदलवाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। नियो समझ गया कि यह जैक के अकेले रहने का बहाना था। उसने अपनी जीभ चटकाई और सिर हिलाया। जैक अपना मन बदलने से पहले ही चला गया। प्रोफेसर रंडेल के पास जाने के बजाय वह अपने कमरे में लौट आया। कमरे में मंद रोशनी थी, एयर कंडीशनिंग यूनिट की हल्की गुनगुनाहट खामोशी को भर रही थी। जैक अपने बिस्तर पर लेट गया। उसका शरीर गद्दे में धंस गया। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई, उसकी जगह एक खाली नज़र ने ले ली। नियो से दूर जैक को अब और अभिनय करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे ऐसा अभिनय करने की ज़रूरत नहीं थी जैसे कि वह ठीक है। अरे, उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढंक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो उसके गालों पर नमी के निशान बना रहे थे। उसे एम्मा की याद आती थी। नियो द्वारा समय रेखा बदलने के बाद वह उसे भूल गई होगी, लेकिन वह जीवित थी। निराशा में यह उसकी एकमात्र राहत थी। लानत है, लानत है। उसके आंसू नहीं रुके। वह दशकों से एम्मा के प्रस्तावों को अनदेखा करता रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसे चिंता थी कि वह उसे हाँ कह देगा।
उसने अवेकनर एसोसिएशन को छोड़ दिया और टाइटन में शामिल हो गया, यही कारण था। वह अपने और एम्मा के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। लानत है, काश उसने उस समय अपनी भावनाओं को जोर से न कहा होता। साम्राज्य में तुम्हारी अगली यात्रा का इंतजार है। काश उसने उन दोनों के बीच दूरी बनाए रखी होती। शायद वह अभी खोया हुआ और असहाय महसूस नहीं कर रहा होता। मुझे तुम्हारी याद आती है। अपने आंसू पोंछने के बाद जैक ने खाली नज़र से छत को देखा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया जैसे कि उसे आसमान की ओर खींच रहा हो, किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो वहां थी ही नहीं। शक्ति, अगर वह मजबूत होता तो वह उसकी रक्षा कर सकता था। उसे नियो को फिर से अकेले बोझ उठाने नहीं देना पड़ता। उसे फिर से सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं सोचता था कि नियो ताकत के प्रति इतना जुनूनी क्यों था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि क्यों। शक्ति, यही एकमात्र सच्चाई थी। ... कुछ घंटे पहले नियो मॉरिगन के साथ कैफेटेरिया के बाहर खड़ा था। क्या तुम उसके पीछे जाओगे? उसने जैक की पीछे हटती हुई आकृति को घूरते हुए पूछा। नहीं, उसे खुद ही इस पर काबू पाना होगा। नियो ने जैक पर भरोसा किया। वह निराशा में नहीं डूबेगा। अपना सिर हिलाते हुए वह मॉरिगन की ओर मुड़ा। मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। क्या तुम आ रही हो? वापस जा रही हो? उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके शरीर को स्कैन किया। उसकी तीखी नज़र उसके अस्त व्यस्त रूप पर टिकी रही। तुम इस तरह वापस जा रहे हो? ऐसे क्या? एक गुफावासी की तरह जो दशकों बाद सभ्यता में आया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपना गला साफ किया। यह इतना बुरा नहीं है। इससे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। मॉरिगन ने आह भरी। फेलिक्स और अन्य लोगों के साथ बिताए समय के दौरान उसने देखा कि उनमें से प्रत्येक नियो की परवाह करता था। वे जानते थे कि वह एक लापरवाह व्यक्ति है, लेकिन वे उससे नफरत नहीं कर सकते थे। वह उस तरह का व्यक्ति था जो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपनी जान दे सकता था। वह हमेशा बदले में कुछ भी मांगे बिना उनकी मदद करता था। यहाँ तक कि शैडो विंडो मिशन के दौरान जहाँ लियोनोरा और क्रिश्चियन की मृत्यु हो गई, ये केवल नियो की वजह से था कि अन्य लोग बच गए। उस समय वह जैक की मदद करने के लिए पीछे रह गया, भले ही इसका मतलब उसकी जान जोखिम में डालना था। शायद इसलिए क्योंकि वे समझते थे कि नियो उनकी दोस्ती को कितना महत्व देता है, वे भी उसकी बहुत परवाह करते थे। ठीक है, यहीं रुक जाओ, नियो ने कहा, मॉरिगन के विचारों को पढ़ने में सक्षम होने के कारण। उसका चेहरा सिकुड़ गया। फिर कभी ऐसा मत सोचना। इससे मुझे सिहरन हुई। तुम मन पढ़ सकते हो। नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारे विचारों के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। मॉरिगन ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि उसके स्पष्टीकरण में कुछ गड़बड़ है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? नियो ने विषय को बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। पहले बाल कटवा लो। ठीक है। नियो ने अपना डिवाइस निकाला। उसने कैफेटेरिया आने से पहले एक खरीदा था, पास में एक दुकान देखने के लिए। स्क्रीन की हल्की चमक ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया क्योंकि वह विकल्पों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। इससे पहले कि वह अपॉइंटमेंट बुक कर पाता, मॉरिगन ने उसे रोक दिया। मैं कर दूंगी। क्या? बाल कटवाना? मैं तुम्हें एक दूंगी। क्या तुम इसमें अच्छी हो? हाँ। नियो ने उसे संदेह से देखा। क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? नहीं। नियो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने डिवाइस पर ध्यान केंद्रित किया। मॉरिगन की आंखों में शांत दृढ़ संकल्प नहीं डगमगाया। उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उसकी स्क्रीन पर रख दिया। मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। नहीं। पिछली बार जब नियो ने किसी लड़के पर भरोसा किया था तो उसने अपने ही पूर्वज को 14 और लगभग एक विरोधाभास पैदा कर दिया। तुम मेरा नहीं काटोगे? नियो ने मॉरिगन के उग्र भाव को देखा। उसके चेहरे ने बता दिया कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक है, उसने नरमी दिखाई। अगर वह गड़बड़ करती है तो मैं बस बाल बढ़ाने वाली दवा का इस्तेमाल करूंगा और दूसरा बाल कटवा लूंगा। चिंता मत करो, तुम्हें बाल बढ़ाने वाली दवा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। तुम मन पढ़ सकती हो। नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से बहुत कुछ पता चल रहा था कि तुम क्या सोच रही थी। मॉरिगन मुस्कुराए। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर खींच लिया, इससे पहले कि वह अपना मन बदल पाता। जब वे बंद दरवाजों की कतारों से गुजरे तो गलियारे में उनके कदमों की आवाज़ गूंज उठी। उसका कमरा ज़्यादा दूर नहीं था। उसने उसे खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठाया जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में एक गर्म चमक फैल रही थी। हवा में लवेंडर की हल्की खुशबू फैल रही थी। मॉरिगन ने उसके बालों को उसके कपड़ों पर गिरने से बचाने के लिए उसके चारों ओर एक कपड़ा बांध दिया। उसकी हरकतें सटीक थीं, मानो उसने पहले भी 100 बार ऐसा किया हो। मैं हमेशा से यह कोशिश करना चाहती थी, उसने उसके हाव भाव को देखते हुए कहा। जब उसका हाथ उसकी गर्दन से टकराया तो नियो ने एक कठोर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उपन्यास में मॉरिगन लोगों के सिर काटने में दिलचस्पी रखती थी, बाल नहीं। शांत हो जाओ, वह उपन्यास में मॉरिगन से अलग है।
नियो ने पास के आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसके हाव भाव में हार मान लेने की भावना थी। अगर यह गलत हुआ तो मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। चिंता मत करो, मैं एक पेशेवर हूँ, एक पेशेवर जिसे नौकरी का कोई अनुभव नहीं है। नियो ने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। मॉरिगन ने बिजली से बनी आभा कैंची बुलाई। उसका आभा पर नियंत्रण बहुत बढ़िया था, बिजली के ब्लेड के आकार के साथ सटीक तरीके से नाचने के तरीके से स्पष्ट था। लेकिन बिजली उसके बालों को जला सकती थी। नियो सख्त हो गया, उसका शरीर उससे थोड़ा दूर झुक गया। इससे पहले कि वह अपना विरोध जता पाता, मॉरिगन ने उसकी आभा को और सघन कर दिया। बिजली की चमक फीकी पड़ गई, उसकी जगह ठोस सोने में चमकती हुई कैंची की एक चिकनी जोड़ी ने ले ली। उनके चारों ओर की हवा ऊर्जा से गर्म हो गई। वह अपनी आभा को पहले से ही भौतिक पदार्थ में संघनित कर सकती है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, वह बहुत तेजी से बढ़ रही है। आभा को भौतिक वस्तुओं में संघनित करना तत्वों पर उच्च नियंत्रण का संकेत था। यह एक उन्नत कौशल था जिसके लिए असाधारण सटीकता की आवश्यकता थी। लेकिन इसका ताकत से कोई सीधा संबंध नहीं था। नियो चुप रहा और उसे आगे बढ़ने दिया। कैंची से उसके बालों को काटने की आवाज़ अजीब तरह से सुखदायक थी। अपनी शुरुआती आशंका के बावजूद नियो को सहमत होना पड़ा। वह एक पेशेवर की तरह आगे बढ़ी। उसे बात खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा। कैसा है? उसने पूछा। यह अच्छा है, नियो ने आईने में अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए उत्तर दिया। कैंची की सुनहरी चमक गायब हो गई जब मॉरिगन ने पीछे हटते हुए हाथों को क्रॉस करके उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखा। उसके बाल अब केवल उसके कंधों तक पहुंच रहे थे, इतने लंबे कि वह अपनी हरकतों के साथ लहरा सके, लेकिन अब पहले की तरह बोझिल नहीं थे। बाल कटवाने के बाद उसने स्नान किया। जब नियो शॉवर में गया तो चमकदार बांझ रोशनी पॉलिश की हुई टाइलों को रोशन कर रही थी। बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं और उसकी गर्दन से चिपके हुए बिखरे बालों को धो रही थीं। उसने शॉवर में रहते हुए अपना डिवाइस निकाला। उसने टाइल वाली दीवार पर अपना सिर टिकाते हुए इंटरनेट पर स्क्रॉल किया। मैं तय नहीं कर सकता कि यह अच्छा है या बुरा, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ पानी की स्थिर बूंदों से दब गई। कुछ भी नहीं बदला था। नियो ने भौहें सिकुड़ी, उसकी उंगली बेकार में स्क्रॉल कर रही थी। नियो के शैडो वर्ल्ड छोड़ने के बाद उसके विचारों में एक ही सवाल सबसे आगे था। क्या अतीत में उसके कार्यों ने वर्तमान में बदलाव किए हैं? कई खोजों के बाद उसे कोई अंतर नहीं मिला। वर्तमान वैसा ही लग रहा था। या तो मैं बहुत भाग्यशाली था और घटनाओं ने कोई तितली प्रभाव पैदा नहीं किया, या तितली प्रभाव बनाया गया है लेकिन मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं, या मैंने अतीत में जो किया था वही मूल समय रेखा में भी हुआ था। नियो ने अपने सिर की मालिश की। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही जवाब नहीं मिलने वाला है। नहाते समय उसने अपने शरीर को देखा। वह इरादे से खुद को सर्वज्ञ दृष्टिकोण से देख सकता था। उसकी भुजाओं, धड़, पैरों, गर्दन और यहाँ तक कि उसकी उंगलियों पर भी निशान थे। वह धीरे से हंसा। मुझे लगता था कि निशान अच्छे लगेंगे, लेकिन ये बदसूरत लग रहे हैं। उसकी उंगलियां उसकी बांह की असमान त्वचा पर रगड़ रही थीं। मुझे लगता है कि वास्तविकता में निशान कल्पना से अलग होता है। नियो को अपने निशानों पर शर्म नहीं थी। वे उसकी अवज्ञा का सबूत थे, सबूत कि उसने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम एक जगह निशान नहीं है, उसने खुद से कहा, हंसते हुए। उसकी पीठ। निशानों के बजाय उसकी पीठ पर एक ड्रैगन का प्रतीक था जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था। नियो ने सुनिश्चित किया था कि कोई भी हमला उसकी पीठ पर न पड़े, कारण ये केन के शब्द थे। तलवार चलाने वाले की पीठ पर निशान उसकी शर्म होती है। मेरे छात्र के रूप में मुझे आशा है कि आप कभी भी खुद को या अपनी तलवार को शर्मिंदा नहीं करेंगे। केन की शिक्षाएं हमेशा उसके साथ रहीं। नियो को नहीं लगता था कि अगर उसकी पीठ पर निशान होते तो केन उसे दोषी ठहराता। आखिरकार वह सदियों से दुश्मनों से लड़ रहा था जिन्होंने उसे घेर रखा था और हर तरफ से उस पर हमला किया था। उसकी पीठ पर एक या दो हमले होना समझ में आता, लेकिन नियो ने सुनिश्चित किया था कि कोई भी हमला उसकी पीठ को न छुए। इसलिए नहीं कि वह केन के दर्शन से पूरी तरह सहमत था, बल्कि इसलिए कि वह केन का इतना सम्मान करता था कि उसकी इच्छाओं और मूल्यों का पालन करता था। स्नान ने उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद की। वह थोड़ी देर बाद बाहर निकल गया। उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसने कपड़े बनाने के लिए शैडो रोब स्पेल का इस्तेमाल किया। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है, उसने खुद को देखते हुए कहा। नियो कपड़े धोने की जगह की ओर बढ़ गया जहां बाथरूम खुलता था। उसने दीवार पर पुरुषों के कपड़े लटके हुए देखे जिस पर एक नोट था। ये पहनो, मुझे संदेह है कि तुम्हारे कपड़े अच्छे होंगे, ये देखते हुए कि तुम अब तक क्या पहन रहे थे। पूरी बाजू के कपड़े जैकेट के साथ उजागर निशानों को कम करते थे। उसे समझ में नहीं आया कि यह मॉरिगन का विचार था या संयोग। मॉरिगन द्वारा उसके लिए तैयार किए गए कपड़े पहनने के बाद वह मुख्य हॉल में चला गया।
मॉरिगन उसकी ओर मुड़ी। उसने कुछ सोचते हुए उसकी ओर देखा। क्या है? नियो ने पूछा। मुझे मत बताओ कि मैं अभी भी अजीब लग रहा हूँ। नहीं, मैं बस सोच रहा था कि एक बड़ा नंबर चुनना एक अच्छा विकल्प था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने हेनरी से आपके कपड़ों के साइज के बारे में पूछा और फिर कुछ साइज बड़े कपड़े खरीदे। नियो ने जब उसकी बात सुनी तो वह हैरान रह गया। वह बड़ा हो गया था, लेकिन उसे उम्रहीन होना चाहिए था। उसे अपने बदलाव के पीछे का कारण समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आरोहण और रैंक अप, उन्हें विकास के रूप में गिना जाता है, उम्र बढ़ने के रूप में नहीं। जब मैंने रैंक अप किया और आरोहण किया तो मेरा शरीर परिपक्व हो गया होगा। मॉरिगन उसके सामने खड़ी थी, जबकि वह विचारों में डूबा हुआ था। उसने अपने हाथ से उसकी लंबाई नापी। हाँ, शैडो वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले की तुलना में तुम निश्चित रूप से कुछ इंच बड़े हो गए हो। धन्यवाद। उसके शब्द पूरे होने से पहले मॉरिगन उसकी ओर झुक गई। नियो आश्चर्यचकित रह गया। मॉरिगन ने उसके हाव भाव को अनदेखा किया और अपने हाथों को उसके सिर के पीछे की ओर बढ़ाया। उसने उसके बाल पीछे बांध दिए, जिससे उसके चेहरे पर केवल कुछ बाल ही गिरे। कुछ समायोजन करने के बाद वह पीछे हट गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये बेहतर है, तो इसीलिए तुमने मुझे वह हेयर कट दिया, नियो ने इंटेंट का उपयोग करते हुए उसे देखकर कहा। वह अपने अजीब बाल कटाने को लेकर उलझन में था, लेकिन उसे मानना पड़ा, उसके बाल बांधने के बाद वह अच्छा लग रहा था। मॉरिगन ने उसे नाखुश होकर देखा। अगर तुम्हें लगा कि बाल कटाने अजीब हैं तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे नहीं पता था कि यह मेरे बाल बांधने के लिए है। नियो ने कंधे उचका दिए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि नियो ने अपना मुंह खोला। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? मॉरिगन स्तब्ध रह गई। उसने चारों ओर देखा जैसे कोई बहाना ढूंढ रही हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें चमक उठीं। साम्राज्य में तुम्हारी अगली यात्रा का इंतजार है। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ये स्पष्ट है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे दिख। उसकी आवाज़ हल्की हो गई और जब उसने नियो के हाव भाव देखे तो उसने बोलना बंद कर दिया। अंत में उसने आह भरी। तुमने कहा था कि तुम अच्छा खाना बना सकती हो, तो तुम मुझ पर एहसान करने के लिए ऐसा कर रहे हो और फिर? नियो ने अपनी बात पूरी नहीं की। फिर भी ये स्पष्ट था कि वह क्या कहेगा। मॉरिगन ने अपनी जीभ चटकाई और सीधे उसकी ओर देखा। हाँ, यही योजना थी। इसके बारे में क्या? नियो को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए उसकी तीखी नज़र देखकर। कुछ नहीं, मैं बस उत्सुक था, उसने कहा। चलो चलते हैं। घर लौटने से पहले मुझे कुछ और करना है। नियो ने छात्रावास की इमारत छोड़ दी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। वह मॉरिगन के साथ दो ऊंची इमारतों के बीच बसी एक छोटी सी दुकान की ओर चला गया। वह दुकान में गया और एक मरमेड प्लशी खरीदा। ये किस लिए है? मॉरिगन ने पूछा। प्रोफेसर अन्ना, नियो ने कहा, याद करते हुए कि एलिजाबेथ ने अकादमी में अन्ना को एक उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया था। वह उस इमारत की ओर बढ़ा जहां पिछली बार एलिजाबेथ का इलाज चल रहा था। गेट पर मौजूद गार्ड ने उन्हें रोक दिया। नियो को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से पहले अपनी पहचान साबित करनी पड़ी। माफ़ करें, लेकिन हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते, मॉरिगन, गार्ड ने कहा। सिर्फ शासक नियो हारग्रेव्स को प्रिंसिपल ने अनुमति दी है। ज़रूर। मॉरिगन को समझ में नहीं आया कि नियो उनके होमरूम टीचर के लिए आलीशान खिलौना क्यों ले जा रहा था और उसे उनसे मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। लेकिन वह सबके सामने नियो से सवाल करने के बजाय चुप रही। नियो ने इमारत में प्रवेश किया। एलिजाबेथ के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसके हर कदम के साथ ठंडे संगमरमर के फर्श की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियो लगभग चौंक गया। दरवाज़ा एलिजाबेथ के इरादे और आभा को सील कर रहा था। क्या बकवास है! एलिजाबेथ के शक्तिशाली इरादे ने जब नियो को दबाया तो उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। चार्लोट और एलिजाबेथ का इंटेंट बिल्कुल अलग लीग में था। यह एक स्नाइपर और मिसाइल की तुलना करने जैसा था। नियो को लगा कि अगर वह जल्दी नहीं गया तो वह बेहोश हो जाएगा। उसने अपना जबड़ा भींचा और कमरे में प्रवेश किया। उसे देखे बिना वह किसी भी तरह नहीं जा सकता था। एलिजाबेथ के इंटेंट के दबाव से हवा घनी और भारी हो गई, जिससे खड़े रहना लगभग असहनीय हो गया। सांस लेना मुश्किल हो गया और उसके अंग पहाड़ों से भी भारी लग रहे थे। नियो ने अपने कांपते शरीर को शांत करने की कोशिश की। उसने मरमेड प्लशी को उसके बिस्तर के बगल में रखा और उसकी तरफ देखा। एलिजाबेथ बेहोश थी और अमेलिया कहीं नहीं दिख रही थी। उसकी हालत उससे कहीं ज़्यादा खराब है जितनी मुझे बताई गई थी। मजबूत होने के बाद वह और भी बहुत कुछ देख सकता था। उसके भीतर जीवन की कोई धड़कन नहीं बची थी। नियो ने अपने आशीर्वाद और जीवन तत्व को इंटेंट में मिला दिया। उसने उन्हें उसके शरीर में स्थानांतरित करने की कोशिश की। कमरे के अंदर प्रत्येक क्षण नियो के शरीर में एक दर्दनाक पीड़ा भर देता था।
एलिजाबेथ के इरादे के सामने खड़ा होना लगातार फ्लैश बैंग होने जैसा था, केवल इससे अंधेपन के बजाय शारीरिक और आत्मा में दर्द होता था। नियो ने उसके इरादे का विरोध करने की कोशिश की। उसके आशीर्वाद और जीवन तत्व ने उसके उपचार को गति दी। लेकिन बकवास, ये पर्याप्त नहीं था। नियो अभी जो कर रहा था वह समुद्र को भरने के लिए नल का उपयोग करने से अलग नहीं था। मेरा जीवन तत्व महारत पर्याप्त नहीं है। नियो की अभिव्यक्ति तब बिखर गई जब उसने एलिजाबेथ की आत्मा पर शून्य भ्रष्टाचार देखा। भ्रष्टाचार कमजोर था, ये फैल नहीं सकता था, लेकिन यह उसे समय दिया जाने पर मार सकता था। नियो ने शून्य भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पवित्र तत्व का उपयोग करने की कोशिश की। फिर से, ये बेकार था। जो कुछ भी एलिजाबेथ को नुकसान पहुंचा सकता था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह ठीक कर सकता था। बकवास। नियो की अभिव्यक्ति बिखर गई। उसने उसे शून्य के मंदिर को खत्म करने के लिए भेजा था। जब वह घायल होकर वापस आए तो उसने प्रिंसिपल से कहा कि वह बच जाएगी। वह बचने वाली नहीं है। नियो के दिमाग में हलचल मच गई। क्या हम उपचार कौशल या जीवन और पवित्र तत्वों में उच्च महारत वाले किसी महान देवता से मदद मांग सकते हैं? नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से मदद मांगना संभव होता तो प्रिंसिपल ने पहले ही ऐसा कर लिया होता। एलिजाबेथ के अनगिनत दुश्मन थे। अगर यह पता चल जाता कि वह जीवित है और मरमिट देश की घटना के दौरान नहीं मारी गई है तो उसके दुश्मन उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नियो उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हाँ, बकवास। उसने अपने होंठ काटे। नियो को पता नहीं था कि विश्व शक्तियों को इस बात का अंदाजा था कि एलिजाबेथ जीवित है। उनका विचार इस तथ्य से उपजा था कि नियो अमर था और उसने मरमिट देश में एलिजाबेथ को अभिशाप से बचाने की कोशिश की थी। हालांकि यह कहा गया था कि वह असफल रहा, लेकिन एक मौका था कि वह सफल हो जाए। एलिजाबेथ द्वारा शून्य के मंदिर को नष्ट करने के बाद उसके युद्ध के निशान चारों ओर रह गए। अब यह एक खुला रहस्य था कि एलिजाबेथ जीवित थी और वह मृत्यु के द्वार पर थी। विश्व शक्तियों द्वारा एलिजाबेथ को मारने के लिए आगे न बढ़ने का एकमात्र कारण शार्लोट था। आपकी यात्रा साम्राज्य में जारी है। कुछ महीने पहले शार्लोट ने ज़्यूस कबीले पर आक्रमण किया था और उन्हें चेतावनी दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शैडो विंडो मिशन के दौरान लुकास के हाथों नियो को मारने की कोशिश की थी। डेमिगॉड अकादमी के प्रिंसिपल ने चेतावनी दी थी कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो अकादमी युद्ध में उतर जाएगी। विश्व शक्तियां प्रिंसिपल को नाराज नहीं करना चाहती थीं। वे उसकी चेतावनी के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन ये केवल समय की बात थी कि कोई एलिजाबेथ के खिलाफ कोई कदम उठाए। बकवास, यह मुझे बकवास जैसा महसूस करा रहा है। नियो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एलिजाबेथ को ठीक करने के लिए उसे अपने जीवन और पवित्र तत्व महारत में सुधार करने की ज़रूरत थी। और इसमें बहुत समय लगेगा। नियो के पास समय नहीं था जब तक कि वह एलिजाबेथ के मरने से सहमत न हो। उसकी आत्मा शायद अंडरवर्ल्ड में प्रवेश भी न करे। इस बात की बहुत संभावना थी कि शून्य भ्रष्टाचार उसे पूरी तरह से मार देगा। रुको, एक जगह है जहां मैं अपने जीवन और पवित्र तत्व महारत में तेजी से सुधार कर सकता हूं। अंडरवर्ल्ड। नियो ने अपना चुनाव किया। वह पहले से ही अंडरवर्ल्ड जाने की योजना बना रहा था। उसे लियोनोरा और अन्य लोगों से मिलना था और उसे अपने पिता से मिलना था और उनसे सवाल पूछने थे। कुछ मिनट बाद नियो कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे एक हल्की क्लिक के साथ दरवाज़ा बंद हो गया और उसे कुचलने वाली उपस्थिति गायब हो गई। नियो को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा कि वह थकावट से नीचे न गिर जाए। उसने अपना पसीना पोंछा और मॉरिगन के पास लौट आया। तुम उससे मिले? मॉरिगन ने पूछा। हाँ, नियो ने उत्तर दिया। दोनों हारग्रेव्स हवेली में वापस आ गए। मीडिया अकादमी और हारग्रेव्स हवेली के गेट के बाहर लाइन में खड़ा था। कैमरे लगातार चमक रहे थे और रिपोर्टर जानकारी के लिए शोर मचा रहे थे। यह नियो और मॉरिगन के लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने एक टैक्सी का इस्तेमाल किया और मीडिया को पता ही नहीं चला कि वे कैब में थे। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ऐसे समय में नियो को लगा कि अकादमी और हारग्रेव्स हवेली का आसपास के शहरों में होना एक अच्छा विकल्प था। जैसे ही टैक्सी हवेली के पास पहुंची, लोहे के बने और हारग्रेव्स परिवार के प्रतीक चिन्ह से सजे ऊंचे दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। नियो और मॉरिगन टैक्सी से बाहर निकले। शाम की ठंडी हवा में लैंडस्केप वाले बगीचों से ताज़ी कटी हुई झाड़ियों की हल्की खुशबू आ रही थी। फेलिक्स, माज, सीन, क्लारा, आथर और बटलर मुख्य भवन के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। नियो के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। उनकी पिछली मुलाकात की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। मुझे लगता है कि बहुत पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसने सोचा, लेकिन समूह की ओर चलते हुए उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा। नियो, तुम वापस आ गए, और मॉरिगन भी। मुझे लगा कि उसने कहा था कि वह व्यस्त है, फेलिक्स ने कहा। हम कैफेटेरिया में मिले थे। ओह, कैफेटेरिया, बेशक, तुम उससे वहीं मिले थे, उसने सपाट लहजे में कहा। मॉरिगन ने फेलिक्स के कटाक्ष को नज़रअंदाज कर दिया।
उसका भाव पत्थर की तरह ठंडा रहा। उसकी तीखी निगाह ने समूह पर टिकने से पहले कुछ देर के लिए आसपास के माहौल को स्कैन किया। लेकिन जैक कहाँ है? मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ, आर्थर ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। वह व्यस्त है, वह तुम लोगों से बाद में मिलेगा, नियो ने जवाब दिया। उसके लहजे में अंतिम संकेत था। चलो अंदर बात करते हैं, मैं थक गया हूँ। हाँ ठीक है, फेलिक्स ने जल्दी से कहा, रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गया। समूह मुख्य भवन में चला गया। केवल माज ही स्थिर रहा। उसकी निगाह नियो पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक शिकन उभरी हुई थी। माज, फेलिक्स ने उसे पुकारा। कुछ गड़बड़ है। माज ने फेलिक्स की ओर नहीं देखा। उसने नियो को सीधे संबोधित किया। नियो, तुम्हारी वर्तमान रैंक क्या है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। समूह के मुस्कुराते चेहरे जम गए। वे नियो को जगह देने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे शैडो ट्रायल के बारे में पूछने की योजना बना रहे थे, लेकिन माज ने इसके विपरीत किया। उनके ऊपर एक स्पष्ट बेचैनी छा गई। फेलिक्स ने अपना मुंह खोला। माज, अभी नहीं, तकनीकी रूप से पीक एम्पायरियन डेमिगॉड, नियो ने कहा। माज ने उसकी रैंक पूछी थी, उसकी लड़ाकू ताकत नहीं, और यही उसने बताया। माज को यकीन नहीं हुआ। उसकी सहज प्रवृत्ति कभी गलत नहीं रही थी। और अभी नियो अथाह शक्तिशाली लग रहा था, मानो वह भगवान हो। फिर भी उसने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। समूह का तनाव बना रहा, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से इसे अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया। वे मुख्य हॉल के अंदर बैठे। नियो ने उनके साथ लंच डिनर किया। जब उसने बटलर से पूछा कि हेनरी उनके साथ क्यों नहीं है, तो बटलर ने कहा कि हेनरी किसी काम में व्यस्त है। भुने हुए मांस और ताज़ी पकी हुई रोटी की सुगंध हवा में घुल मिल गई, जो पुरानी लकड़ी और मोम की पॉलिश की हल्की गंध के साथ मिल गई। दिन खुशनुमा था, माहौल हल्का था। जब वे कहानियां साझा कर रहे थे तो ऊंची छत से हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं। स्पष्ट रूप से हर कोई शैडो ट्रायल के बारे में जानना चाहता था। हालांकि नियो का शैडो ट्रायल के बारे में कुछ भी बताने का कोई इरादा नहीं था। यह महसूस करते हुए कि वह बात नहीं करना चाहता, किसी ने उससे इस बारे में सवाल करने की कोशिश नहीं की। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्थर ने पूछा जब नियो डिनर के बाद खड़ा हुआ। भाई से मिलने के लिए, नियो ने कहा। और तुम लोग अपना गियर ले आओ, मैं तुम्हारा परीक्षण करने जा रहा हूँ। परीक्षण? हमारा? सीन बोला। किस लिए? एक्सोस्केलेटन बोन सर्जरी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, याद है? अब हम लड़ाई करेंगे क्या? फेलिक्स उछल पड़ा। लेकिन हमारे पास तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इसके अलावा तुम पहले से ही पीक एम्पायरियन हो। भाई के साथ मेरी बातचीत में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, नियो ने फेलिक्स की बात काटते हुए कहा। नियो के रवैये से सभी हैरान थे। वह बदल गया था। पहले का हल्का फुल्का माहौल शांत हो गया और कमरे में शांत तनाव भर गया। नियो ने उनकी उलझन को नज़रअंदाज किया और हेनरी से मिलने के लिए ऊपर चला गया। सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती थीं। उसने गलियारे के अंत में दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आओ, हेनरी की आवाज़ दूसरी तरफ से आई। नियो ने कमरे में प्रवेश किया। हवा में धुएं की गंध थी और हेनरी के शक्तिशाली इरादे ने उसे सुनामी की तरह मारा। डेस्क लैंप से एक हल्की नारंगी चमक हेनरी को मुश्किल से रोशन कर रही थी। वह अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट के साथ चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। नियो का शरीर जम गया। उसकी इंद्रियां इरादे से बहुत अधिक जानकारी से बमबारी कर रही थीं। उसे लगा जैसे उसे एक राक्षसी शक्तिशाली दुष्ट इकाई द्वारा घूरा जा रहा है। दमनकारी बल ने उसे दबा दिया, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। हेनरी ने नियो की स्थिति पर ध्यान दिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने सिगरेट नीचे रख दी और अपने इरादे को वापस अपने शरीर में बुला लिया। हफ हफ, नियो आखिरकार फिर से सांस ले पाया। वह थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि उसका हाथ उसकी छाती को पकड़ रहा था। अगर हेनरी अपने इरादे को दबाने में 1 सेकंड भी देर कर देता तो नियो मर जाता। मुझे अपने इरादे की इंद्रियों को सील करना सीखना होगा, या मैं हर बार जब भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मिलूंगा तो मैं फ्लैशबैंग हो जाऊंगा, नियो ने सोचा। आओ बैठो, हेनरी ने कहा। धन्यवाद। नियो हेनरी के सामने बैठ गया। तुम दिन के दौरान वहां नहीं थे। शैडो ट्रायल से लौटने के बाद जिस टेम्पलर के साथ तुमने गड़बड़ की थी, उसने अपने मालिक से शिकायत की। सेनेटर से? हाँ, हेनरी ने सिर हिलाया। उसने एक कश लिया और कहा, मैं उस मामले को संभालने में व्यस्त था। मैं समझ गया। वाह, इस कमीने को देखो। मुझे अतिरिक्त काम देने के लिए सॉरी भी नहीं। मेरे लिए इसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। हेनरी ने भौहें चढ़ाईं। उसने नियो की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह सॉरी मांगेगा तो वह धन्यवाद कहेगा। वह जोर से हंस पड़ा। लगता है कि शैडो ट्रायल ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। हेनरी ने सिर हिलाया और सिगरेट को एस्ट्रे में रगड़ दिया। धुएं के गुबार हवा में फैलते हुए ऊपर की ओर मुड़े।
तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए? मैं बिना किसी कारण के अपने भाई से मिलने नहीं आ सकता। नियो ने पूछा। मुझे तुम्हारी याद आई। हम 8 या 9 दिन पहले मिले थे। मेरे लिए ये लंबा समय था। हेनरी ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए आह भरी। उसके वजन के नीचे चमड़े की चरमराहट की आवाज़ ने संक्षिप्त मौन को भर दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम छाया परीक्षण में जाओ। वह चीज़ नरक है। तुम वहां गए हो। साम्राज्य पर तुम्हारा अगला अध्याय प्रतीक्षा कर रहा है। मैं नहीं गया, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो गए थे। इस बार नियो ने अपनी भौहें उठाईं। छाया परीक्षण से वापस आना एक स्मारकीय उपलब्धि थी। पृथ्वी के इतिहास में केवल मुट्ठी भर लोगों ने इसे हासिल किया था। वह ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है। नियो ने सोचा, या वह किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। नियो ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। हेनरी ने अपनी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर घुमाई। एक आने वाली अधिसूचना चमक उठी। उसने नियो से बात करते हुए कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैंने कहा कि मैं चूक गया। कुतिया, अगर तुम मेरा समय बर्बाद करने जा रही हो तो बाहर निकल जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि हेनरी को उसके व्यक्तित्व की कमोबेश सही समझ थी। मैं माँ और पिताजी के बारे में पूछना चाहता था। हेनरी ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने अपनी आंखें स्क्रीन पर टिकाए रखीं और अपना मुंह खोला। हाँ, उनके बारे में क्या? हमारे पिता हेड्स थे और हमारी माँ परसेफोन थीं। हेनरी रुक गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं और उसने नियो को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। कमरे में तनाव बढ़ गया। तुम्हें ये किसने बताया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट। मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि तुम जानते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है। नियो करीब झुका। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे माता पिता जो भगवान थे नश्वर की तरह क्यों जीते और मरते थे, और क्यों किसी को पता नहीं था कि वे भगवान थे। नियो की आवाज़ तीखी थी। जहां तक मुझे पता है, हेफेस्ट्स कबीले के सभी लोग और उनके परिचित उनके साथ सामान्य अचेतन देवताओं की तरह व्यवहार करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेनरी चुप रहा। उसने नियो को एक अस्पष्ट नज़र से देखा। क्या तुम मुझे जवाब दोगे, या मुझे उन्हें सीधे पिताजी से लेना चाहिए जब मैं अंडरवर्ल्ड में उनसे मिलूंगा? तुम इतनी आसानी से अंडरवर्ल्ड जा सकते हो? हेनरी ने अचानक आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, मैं अब एक ग्रिम रीपर हूँ। कुछ हद तक, नियो ने कहा, ये याद करते हुए कि वह समय रेखा जहाँ वह ग्रिम रीपर बना था डैनियल के अनगिनत प्रतिगमन के बाद मिट गई थी। कुछ हद तक, हेनरी ने उसके शब्दों में सूक्ष्मता को देखते हुए पूछा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं खुद इसके बारे में नहीं जानता। मुझे अन्य ग्रिम रीपर से मिलने और उनसे अपनी स्थिति के बारे में पूछने की ज़रूरत है। लेकिन अभी यह मुद्दा नहीं है। माँ और पिताजी भगवान होते हुए भी नश्वर की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? और हम दोनों ऐसे क्यों हैं? हेनरी की खामोशी बहरी थी, जो दीवार पर लगी घड़ी की हल्की क्लिक से ही टूटती थी। जब नियो ने आगे दबाव डाला तो उसकी आंखें निराशा से जल उठीं। मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, और तुम बचपन में शारीरिक रूप से कमज़ोर थे और तुम्हें अपने ईश्वरीय रक्त को जगाने में परेशानी होती थी। क्या हम दोनों को और अधिक प्रतिभाशाली नहीं होना चाहिए अगर हमारे माता पिता भगवान हैं? नियो ने सवाल किया। हेनरी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। स्क्रीन बंद होने की हल्की क्लिक शांत कमरे में गूंजी। उसने एक और सिगरेट निकाली और उसे जलाया। जब उसने एक कश लिया तो धुएं की तीखी गंध हवा में फैल गई। डेस्क लैंप की मंद चमक थोड़ी टिमटिमा रही थी, जिससे पूरे कमरे में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताऊं। वह खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। उसकी आंखें क्षितिज पर दूर तक फैली शून्य खिड़की #8477 पर टिकी थीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नए रोमांच पढ़ें। सबसे पहले, माँ और पिताजी खुद नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं। वे मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे और मनुष्य के रूप में ही जीते थे। हेनरी ने एक और कश लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपनी यादें केवल मृत्युशा पर ही वापस मिलीं। मृत्युशा, हाँ। हेनरी की नज़र दूर हो गई क्योंकि उसे अपने माता पिता के अंतिम क्षण याद आ गए। हो सकता है कि आपको ये याद न हो क्योंकि आप उस समय घायल थे। ये कहना कि नियो घायल था एक कम आंकलन था। वह शून्य भ्रष्टाचार के कारण मृत्यु के कगार पर था। शून्य इकाई ने सभी को मार डाला, उसके बाद वह हमारी ओर बढ़ी। अगर पिताजी ने उसे घातक रूप से घायल न किया होता तो वह हमें भी मार देती, हेनरी ने समझाया। उन्हें अपनी यादें कैसे वापस मिलीं? नियो ने पूछा। मुझे नहीं पता, हेनरी ने उत्तर दिया। नियो ने भौहें सिकोड़ीं। उन्होंने एडिस का पुनर्जन्म और ज़ीउस की मुलाकात को याद किया, जिसे उन्होंने स्फिंक्स के तीसरे दर्शन के दौरान देखा था। एडिस ने उस समय ज़ीउस से कुछ ऐसा कहा था, हम फिर मिलेंगे। ऐसा लगता था कि एडिस को पता था कि वह पुनर्जन्म लेगा।
दोनों मामलों में पिताजी को मृत्यु के क्षणों के दौरान पता लगता है कि वह कौन है। क्या ऐसा है कि वह भगवान के रूप में अपनी पहचान को केवल तभी याद कर सकता है जब वह मरने वाला हो? हेनरी ने नियो की उलझन को नहीं देखा। उसने जारी रखा, जब पिताजी 0 इकाई को रोक रहे थे, माँ ने हम दोनों को ठीक किया और हमें खिड़की #8477 से बाहर निकाला। और हेनरी की आवाज़ थोड़ी डगमगाई। उसने अपनी सिगरेट से एक और कश लिया। उसका हाथ थोड़ा कांप उठा। जैसे ही वह हमें सुरक्षित स्थान पर ले आए, वह मर गई। पिताजी के बारे में क्या? नियो की आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। हेनरी ने अपना सिर हिलाया। जो शब्द वह नहीं बोल पाया, वे हवा में भूत की तरह घूमते रहे। वह भी बच नहीं पाया। वह खिड़की की ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि हम दोनों में कम प्रतिभा है, क्योंकि हमारे माता पिता नश्वर थे, जब तक कि उन्होंने कम से कम अपनी याददाश्त नहीं जगाई, हेनरी ने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नियो ने हेनरी के शब्दों पर विचार किया। उसका दिमाग घूम गया। यहाँ कुछ अजीब है। जब नियो शैडो वर्ल्ड में था, तो अंडरवर्ल्ड के ग्रिम रीपर्स ने डैनियल से कहा कि हेड्स हमेशा सुरक्षा के लिए उसके महल में रहता था। अगर नियो के पिता अंडरवर्ल्ड में अपने महल में थे, तो वह जीवित दुनिया में कैसे पुनर्जन्म ले रहे थे? क्या पिताजी के पास एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर होने का कोई तरीका है? नियो ने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। क्या तुम्हें बस इतना ही पता है? हाँ, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। नियो जाने के लिए खड़ा हुआ। शांत कमरे में उसकी कुर्सी की चरमराहट असामान्य रूप से तेज सुनाई दी। उसे उम्मीद थी कि हेनरी कुछ ऐसा कहेगा, इस छोटे से शैतान को देखो, जो उसे चाहिए था मिलते ही चला गया। हालांकि उसने कहा था कि वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे मेरी याद आ रही थी। हेनरी चुप रहा, उसकी उम्मीदों के विपरीत। जब वह दरवाजे की ओर जा रहा था तो उसकी आंखें नियो का पीछा कर रही थीं। नियो के जाने के बाद हेनरी ने एक लंबी सांस छोड़ी। भाड़ में जाओ, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसने अपने चेहरे पर फैले निशान को सहलाया। कमरे की खामोशी तब टूटी जब हेनरी ने अचानक भौहें सिकोड़ी। चुप रहो, मुझे तुम्हारे नैतिक पाठों की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन यह उसके अपने भले के लिए था। उसकी आवाज़ में जलन थी और खाली हवा की ओर इशारा कर रही थी। अरे, तुम इतना बकबक करते हो कि मुझे सिर दर्द हो जाता है। कमरा ठंडा होता जा रहा था। तुम बात क्यों कर रहे हो? वह रुका। उसकी नज़र सिकुड़ गई, जैसे वह किसी ऐसी आवाज़ को सुन रहा हो जिसे सिर्फ वह सुन सकता था। क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उस पर भी ऐसी ही मौजूदगी महसूस की? हेनरी की आवाज़ तीखी हो गई। उसकी नज़र उस दरवाजे की ओर गई जहां से नियो कुछ पल पहले बाहर निकला था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारे जैसा ही कुछ था? उसने नियो के शैडो स्पेस में झांक कर नहीं देखा था, क्योंकि वह नियो की निजता का सम्मान करता था। इसे सुनने के बाद उसे लगा कि नियो अपने शैडो स्पेस में कुछ छिपा रहा है। कोई बात नहीं, अगर वह कुछ छिपा रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह अपने फैसले खुद लेने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया है, उसने किसी से नहीं कहा। नियो लंबे हॉल में चला गया। उसका दिमाग हेनरी से सुनी गई बातों पर बार बार लौट रहा था। उसने इससे 2 बातें सीखीं। माँ और पिताजी मरने से ठीक पहले अपनी याददाश्त वापस पा लेते हैं। वे अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा पाते। अगर वे ऐसा कर पाते तो मुझे संदेह है कि वे हेफेस्ट कबीले को मिटाने वाले 0 इकाई को मारने में विफल हो जाते। नियो के माता पिता 0 खिड़की से हार गए थे। 0 खिड़की #8477। यह महाद्वीप पर कहीं से भी दिखाई दे रही थी। कई देवताओं ने इसमें प्रवेश किया था, ये दावा करते हुए कि वे हेफेस्ट कबीले का बदला लेंगे। कोई भी वापस नहीं आया। 0 खिड़की आज भी अभेद्य बनी हुई है। हालांकि समय के साथ बढ़ने वाली सामान्य खिड़कियों के विपरीत इसका आकार कभी नहीं बढ़ा। हवेली के पिछवाड़े में कदम रखते ही नियो के विचार रुक गए। पैरों के नीचे बजरी की नरम खनक ने जंगल की मिट्टी की खुशबू को दूर तक फैला दिया। ऊंचे पेड़ों ने इलाके को घेर रखा था। उसके दोस्त सामने एक खुले मैदान में खड़े थे। उनके चेहरे तनाव से तनावग्रस्त थे। उनके पास हथियार थे और उन्होंने शानदार लड़ाकू गियर पहना हुआ था। नियो की नज़र फेलिक्स पर पड़ी, जिसने अपने हाथों में एक बंदूक कसकर पकड़ी हुई थी। तुम पहले से ही सच्चे आत्मा हथियार से जुड़ गए हो? उसने पूछा। समूह ने सतर्क नज़रों का आदान प्रदान किया। नियो ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए उनका अध्ययन किया। मैं अपनी शक्ति को दबाकर जागृत डेमिगॉड को शिखर पर पहुंचा दूंगा। यह एक ऐसा रैंक है जिसे आप सभी आसानी से हरा सकते हैं यदि आप एक साथ लड़ें। जैसे ही नियो ने कहा, उसके अंदर से एक काली, दमनकारी ऊर्जा निकलने लगी। उसके पैरों के नीचे की घास थोड़ी मुरझा गई, मानो आभा से पीछे हट रही हो। उसकी आभा एक अदृश्य ज्वार की लहर की तरह उछली। उसने अपनी मृत्यु आभा को एक ठोस पेंडेंट में संघनित किया और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांध लिया। ऑब्सीडियन की तरह काला पेंडेंट हल्की चमक रहा था। अगर तुम लोग इस पेंडेंट को तोड़ सकते हो इससे पहले कि मैं तुम सभी को नीचे गिरा दूं, तुम जीत जाओगे। क्या ये बाधा के लिए पर्याप्त है?
समूह के भाव गंभीर हो गए। भले ही नियो ने अपने आंकड़ों को दबा दिया हो, वह उनसे बहुत आगे था। प्रतिक्रिया गति, युद्ध अनुभव, सहनशक्ति और शारीरिक रक्षा में उसका लाभ उसे लगभग अपराजय बनाता था। क्या तुम वाकई हमसे लड़ने की योजना बना रहे हो? माज ने अचानक चुप्पी तोड़ी। तुम क्यों पूछ रहे हो? चिंतित हो? नहीं, माज ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं बस उत्साहित हूँ। बिना किसी चेतावनी के माज के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। गर्मी ने हवा को विकृत कर दिया। उसके नीचे सूखी घास में आग लग गई, जो जोर से चटकने लगी। जैसे ही वह नियो की ओर बढ़ा, उसका शरीर धुंधला हो गया। अगर हम अभी शुरू करते हैं तो ठीक है ना? माज ने चिल्लाया। हाँ, नियो ने माज की धधकती मुट्ठी से बचने के लिए समय रहते अपना सिर घुमाया। वार उसके गाल के पास से गुजरा, जिससे हवा में एक हल्का सा झुलसने का निशान रह गया। माज ने बीच में ही अपना सिर घुमाया। जब उसने नियो को गले से लगाने की कोशिश की तो उसकी भुजाएं सांपों की तरह हिलने लगीं। यह एक भटकाव था और उसका उद्देश्य पेंडेंट को चुराना था। इससे पहले कि माज अपनी चाल पूरी कर पाता, नियो की मुट्ठी आगे की ओर उछली और माज के पेट में एक बैटरिंग रैम की तरह घुस गई। माज का शरीर झुक गया। वह एक रैगडॉल की तरह पीछे की ओर उड़ गया और झुलसी हुई घास के बीच में फिसलकर जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक कोई भी नहीं हिला। तुम लोग क्या कर रहे हो? नियो की आवाज़ गूंज उठी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। यह इतनी जोर से गूंजी कि आसपास के पेड़ कांपने लगे। माज ने तुम लोगों को आश्चर्यचकित करके मुझ पर हमला करने का सही अवसर बनाया। तुम क्यों नहीं हिले? क्या तुम लोग मेरे द्वारा हमला करने के लिए कहने का इंतजार कर रहे हो? नियो की तीखी नज़र ने उन्हें चौंका दिया। वह हमेशा एक ठंडा भाव बनाए रखता था, शायद ही कभी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आने देता था। अपने उदासीन व्यक्तित्व के बावजूद वह सभी से विनम्रता से बात करता था। हालांकि इस बार कुछ अलग था। ये पहली बार था जब किसी ने नियो को गुस्से में देखा था। नियो के रक्तपिपासा के बढ़ने के साथ ही वातावरण घुटन भरा हो गया। हवा बंद हो गई, हवा में केवल एक भयानक शांति रह गई। हाँ, नियो ने निराश होकर आह भरी। आप दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं। एक समय को नियंत्रित कर सकता है, एक अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है, और दूसरे के पास एक सच्चा आत्मा हथियार है, उसने कहा। उसकी ठंडी निगाहें बारी बारी से उन सभी पर पड़ीं, आथ, माज, सीन, क्लारा और फेलिक्स। मुझे पता है कि यह लड़ाई अचानक होनी चाहिए, लेकिन कम से कम लड़ने की कोशिश करो। या क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में आपके सामने आने वाले दुश्मन हमेशा प्रबंधनीय स्तरों के भीतर होंगे? नियो अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। हाँ, ऐसे ही लड़ो, उसने कहा। बिना किसी चेतावनी के हवा में एक तेज ब्लेड के कटने की आवाज़ आई। नियो ने समय रहते पीछे हटकर कदम बढ़ाया। तलवार उसके 1 इंच से चूक गई और उस जगह से कट गई जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। नियो के बगल की हवा तालाब में लहरों की तरह विकृत हो गई। आथा छिपकर रह गया था, अपने एयर मिराज स्पेल का इस्तेमाल करके छिपने के लिए। जब उसका चुपके से हमला विफल हो गया तो आथा के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जब वह पीछे से हमला करने की तैयारी कर रहा था तो उसने नियो का ध्यान भटकाने के लिए एक मिराज क्लोन छोड़ा था। आथा ने कई हमले किए। इस बीच माज ने ध्यान भटकाने का फायदा उठाया। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। बड़ी बड़ी लपटें उठीं। आग की दीवारें गरजने लगीं और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी ने हवा को विकृत कर दिया और धुएं के कारण दृश्यता कम हो गई। ध्वनि बहुरूपादर्शक। आथा ने एक मंत्र पढ़ा। अचानक समाशोधन शोरगुल से भर गया, पदचाप, ब्लेडों की टक्कर और अस्पष्ट चीखें। ये आवाज़ें हर दिशा से आ रही थीं, जो सुनने वाले को भ्रमित कर रही थीं। नियो ने आथा के तलवार के हमलों को रोकने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। फिर आश्चर्यजनक गति से नियो का मुक्त हाथ बाहर निकल आया। उसने मास के मुक्का को रोक दिया जो उसकी गर्दन पर लक्षित था। नियो की हथेली पर मास की ज्वलंत मुट्ठी के प्रभाव ने एक संक्षिप्त शॉकवेव बनाई जिसने आसपास की कुछ आग को बुझा दिया। मुझे लगा कि तुम मुझ पर पीछे से हमला नहीं करोगे, नियो ने कहा। ठीक यही कारण है कि मैंने वहां से हमला किया। माज ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने एक और ज्वलंत प्रहार के साथ आगे बढ़ा, फिर एक और। नियो के माज पर हमला करने से पहले आथा कूद गया और माज को पीछे हटने दिया। आसपास के वातावरण में तात्विक ऊर्जा की गर्जना हुई। 2 पूर्वी ज्वाला ड्रैगन मंगल के हाथों के चारों ओर लिपटे हुए थे। उनके तराजू पिघले हुए लावा की तरह चमक रहे थे। फायर ड्रैगन तकनीक, फ्लेम फिस्ट। मंगल फिर से आगे बढ़ा, नियो की ओर मुक्का मारा। सर्पेंट फायर ड्रैगन नियो की ओर बढ़े। वे उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे, जिससे बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। उनके द्वारा उत्सर्जित गर्मी दम घोंटने वाली थी, जिससे आसपास की घास सुलगने लगी और काली पड़ गई। उसी समय आथा ने अपनी वायु आत्मीयता का उपयोग करके लपटों को बढ़ाया, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिली और वे और भी बढ़ी और अधिक तीव्र हो गईं।
वे नरक में बदल गए। उनकी लपटें भूख से हवा खा गईं। नियो अविचलित रहा। उसने पानी का एक विशाल गोला बुलाया। जब उसने आग बुझाने के लिए पानी को निर्देशित किया तो वह लहरदार और घुमावदार हो गया। पानी के आग से टकराने पर भाप हिंसक रूप से फुफकारने लगी। ड्रैगन ने पानी की गेंद को आसानी से निगल लिया। मैं एक मजबूत पानी की गेंद बना सकता हूं, लेकिन इसका मतलब होगा जागृत डेमिगॉड रैंक से परे ताकत का उपयोग करना, नियो ने स्थिति का आकलन करते हुए सोचा। उसकी तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। दिव्य तलवारबाजी 5वां। इससे पहले कि नियो अपना मंत्र पूरा कर पाता, एक अदृश्य शक्ति ने ओबिट्स पर झपट्टा मारा। तलवार उसकी पकड़ से छूट गई और हवा में उड़ गई। साइकोकिनेसिस, क्या वह क्लारा है? नियो ने सोचा। क्लारा की आवाज़ गूंजी, जिसने उसके संदेह की पुष्टि की। मुझे उसकी तलवार मिल गई है। अब वह अपनी अचानक ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हमारा मौका है, उसे पकड़ो। नियो ने एक भान उठाए। ऐसा लग रहा था कि वे रणनीति बना रहे थे और उसकी कमजोरियों को देख रहे थे। लगता है कि उन्हें पता है कि मैं अपने डिबफ को हटाने के लिए ओबिट्स का उपयोग करता हूं, उसने सोचा। अग्नि ड्रैगन करीब आ गए। उनके धधकते हुए जबड़े भूख से नियो पर झपटे। उसने जल्दी से अंधेरे का एक ताबूत बनाया और उसके अंदर ही रहा। ड्रैगन बार बार ताबूत से टकराए। जब आग अंधेरे से टकराई तो चिंगारियां उड़ीं। अचानक नियो के चारों ओर का स्थान तरंगित और विकृत होने लगा। अंतरिक्ष तत्व ऊर्जा के एक विशाल उछाल ने उसे डुबो दिया। नियो गायब हो गया। जब वह फिर से आसमान में दिखाई दिया तो अंधेरे का ताबूत खाली हो गया। ओह, नियो ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ में आश्चर्य का भाव था। अंतरिक्ष तत्व पर क्लारा की महारत निपुण निम्न रैंक तक पहुंच गई थी। अभी प्रभावित मत हो, आथ की आवाज़ ऊपर से गूंजी, हवा के साथ। नियो अभी भी आसमान में नीचे की ओर गिर रहा था। उसने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया। उसने आथ को देखा, जिसे और भी ऊपर टेलीपोर्ट किया गया था, आत्मविश्वास से हवा में खड़ा था। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। आथ ने अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए घोषणा की। सुनहरी बिजली ब्लेड के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। अजय, आथ की आभा एक चकाचौंध करने वाले तारे की तरह फूट पड़ी। उसके चारों ओर लिपटी सुनहरी बिजली चमक उठी। उसकी तलवार एक घातक चाप में नीचे की ओर कट गई। नियो अभी भी हवा में था। उसने नीचे से शक्ति का एक और उछाल देखा। उसकी आंखें जमीन पर झिलमिला उठीं, जहां माज मुस्कुराता हुआ खड़ा था। फायर ड्रैगन तकनीक, फ्लेम फिस्ट। माज ने हमला किया। फ्लेम ड्रैगन पहले की तुलना में बड़े और घने थे। स्पष्ट रूप से माज पहले से ही पीछे हट रहा था। नियो ने खुद को दो हमलों के बीच फंसा पाया, ऊपर से सुनहरी बिजली और नीचे से धधकते हुए फायर ड्रैगन। यह एक अच्छी रणनीति है, नियो ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, एक हाथ की बिजली की ओर और दूसरा माज के अग्नि ड्रैगन की ओर। नियो की आभा काली पड़ गई। उसने अपनी छाया आत्मीयता का इस्तेमाल किया। एक हाथ से काली लपटें उठीं, जो जलते हुए अंधेरे के एक विशाल बवंडर में बदल गईं। ये हथौड़े की तरह अग्नि ड्रैगन पर उतरी और उन्हें कुचल दिया। उसके दूसरे हाथ से काली बिजली चमकी और आथ की सुनहरी बिजली की ओर बढ़ी। टक्कर ने हवा को हिला दिया। शॉकवेव बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी। विस्फोट की शक्ति से नियो और आथ अपने रास्ते से भटक गए। नियो हवा में उछला और नीचे झुलसी हुई जमीन पर शानदार तरीके से उतरा। इस बीच क्लारा ने अपने स्पेस एफिनिटी का उपयोग करके एक पत्थर से आथ की स्थिति को जल्दी से बदल दिया, जिससे वह सुरक्षित रूप से वापस जमीन पर आ गया। तुम्हारा आखिरी हमला बेहतर था, नियो ने शुरू किया, लेकिन उसके शब्द अचानक कट गए। एक खामोश गोली लपटों की दीवार को चीरती हुई नियो के मंदिर में जा लगी। नियो ने मुश्किल से अपनी हिम्मत दिखाई। टस्क, मैं चूक गया, फेलिक्स ने अपनी स्नाइपर राइफल को नीचे करते हुए कहा। आथ के जादू का इस्तेमाल करके उसे अदृश्य बना दिया गया था और वह गोली चलाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। गोली नियो द्वारा पहने गए पेंडेंट को नष्ट करने के लिए थी, जो आथ और माज के संयुक्त हमले से निपटने के बाद उसके ध्यान को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शॉन, करो, फेलिक्स ने तुरंत चिल्लाया। शॉन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसके कोर के भीतर की ऊर्जा हिंसक रूप से घूम रही थी। अपने टाइम एफिनिटी का इस्तेमाल करते हुए शॉन समय की नदी तक पहुंच गया। एक विशाल अदृश्य लहर ने उसे टक्कर मारी, उसे बहा ले जाने की धमकी दी। वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, तेज धारा के खिलाफ तैर रहा था। समय धुंधला हो गया, हफ्ते, महीने, शायद साल भी बीत गए। उसका संकल्प डगमगा गया, लेकिन उसने दबाव डाला, बस थोड़ा और। अचानक सनसनी गायब हो गई। शॉन की आंखें खुल गईं। हफ हफ, वह सफलतापूर्वक 6 सेकंड पीछे चला गया था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री पाएं। उसने चारों ओर देखा और नियो को आसमान से गिरते देखा। आथा और मास के हमलों ने नियो को घेर लिया। हालांकि नियो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। फेलिक्स, सीन ने पुकारा।
उसकी छाती ऐसे धड़क रही थी मानो उसने अभी अभी मैराथन दौड़ लगाई हो। समय यात्रा ने उस पर बहुत भारी असर डाला। इस युद्ध के दौरान उसने ऐसा केवल 3 बार किया था। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह मौत के कगार पर है। उसका शरीर विरोध में चीख उठा और हर गुजरते सेकंड के साथ उसके अंग भारी होते गए। क्या मैं चूक गया? फेलिक्स की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। वह छिप गई। उसकी स्नाइपर राइफल स्थिर थी, आंख के अदृश्यता मंत्र से ढकी हुई थी। हाँ, सीन ने हाँफते हुए कहा। हफ हफ, तुमने थोड़ा ऊपर निशाना लगाया। गोली उसके मंदिर में लगी। हफ, समझ गया, फेलिक्स ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, शॉन ने शुरू किया, लेकिन उसके शब्द आकाश में एक गहरे विस्फोट में डूब गए। युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। तीव्र गर्मी से हवा चमक उठी और उनके आसपास के पेड़ों पर छोटी छोटी आग भड़क उठी। विस्फोट के बल से नियो और आथा का संतुलन बिगड़ गया। नियो हवा में उछला और झुलसी हुई धरती पर शान से उतरा। क्लारा ने आथा की स्थिति को पास के एक पत्थर से बदल दिया, जिससे वह सुरक्षित रूप से ठोस जमीन पर वापस आ गया। तुम्हारा आखिरी हमला बेहतर था। नियो के शब्द अचानक बंद हो गए। एक खामोश गोली ने जलती हुई दीवारों को सटीकता से चीर दिया। गोली सीधे उसके गले में लटके पेंडेंट पर जा गिरी। नियो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका हाथ ऊपर उठा और उसने गोली को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। चलो, सच में। नियो की निगाहें उस क्षेत्र पर घूम गईं। तुम 1, 2, 3 बार पीछे हट चुके हो और तुम अभी भी वही हमला करते हो। उसने गोली को उनके देखने के लिए ऊपर उठाया। पहली बार चकमा देने के बाद तुम्हें पैटर्न बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी। फेलिक्स, अभी भी अदृश्यता से लिपटी हुई, अपने माथे से पसीने की एक बूंद नीचे सरकती हुई महसूस कर रही थी। नियो के शब्दों ने उसके डर की पुष्टि की। वह जानता है कि शॉन पीछे हट रहा है। इसका मतलब है कि उसका टाइम एलिमेंट मास्टरी कम से कम एक्सपर्ट लेवल का है। उसने मुश्किल से निगला। नियो ने जिस शैडो ट्रायल से गुजरा वह एक बुरा सपना रहा होगा, अगर इसने उसे अपनी मौजूदा शक्ति के स्तर तक बढ़ने के लिए मजबूर किया। वापस जाओ, फेलिक्स, वह तुम्हें देख सकता है। आथा की चीख हवा में गूंजी, जिससे फेलिक्स अपने विचारों से बाहर आ गई। जब नियो ने हाथ उठाया तो वह पीछे हटने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। नियो ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ ली। मुझे तुम्हारे वर्तमान स्तर का सार मिल गया है। हम प्रशिक्षण रोक सकते हैं। प्रशिक्षण? फेलिक्स स्तब्ध रह गया। नियो की असली आभा उसके शरीर से फूट पड़ी। उसकी तीव्रता ने आसपास के मीलों के जंगल को कुचल दिया, पेड़ों को गिरा दिया और वन्यजीवों को आतंक में बिखरने पर मजबूर कर दिया। उसके नीचे की जमीन फट गई और कांपने लगी। एक बार की हरी भरी हरियाली राख और धूल में बदल गई। उसकी उपस्थिति के दमनकारी भार से हर कोई अपने घुटनों पर आ गया। मंगल की लपटें एक पल में बुझ गईं। आथा का अजेय कौशल बिखर गया। नियो की परछाइयां हिलने लगीं। कालेपन से एक मानव जैसा छाया राक्षस उभरा। उसका शरीर एक इंसान का और सिर एक कुत्ते का था। उन्हें लाइन में खड़ा करो, नियो ने कहा। समन ने दूसरों की ओर बढ़ने से पहले उसे प्रणाम किया। उसने एक एक करके सभी को उठाया और नियो के सामने एक साफ लाइन में खड़ा कर दिया, एक दूसरे के बगल में। नियो अपनी आभा को वापस नहीं लिया। उसने सुनिश्चित किया कि यह उन्हें मारने के लिए बस थोड़ा सा ही पर्याप्त था। हालांकि उसका वर्तमान तरीका कठोर लग रहा था, लेकिन इससे उन्हें मजबूत दुश्मनों का सामना करने में मदद मिलेगी और उनकी आभा से घबराएंगे नहीं। आपको इसकी आदत डालनी होगी, नियो ने कहा। मजबूत दुश्मन उतने क्षमाशील नहीं होंगे जितने मैं हूं। वह सीन की ओर मुड़ा। सीन, अच्छा काम किया। आपके समय के आकर्षण का उपयोग बहुत बढ़िया था। आपको बस अपनी सहनशक्ति पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, सीन का सिर कमजोरी से हिलाकर सहमति जताए। दर्जनों बार छोटी समय यात्रा करके अभ्यास करें, नियो ने कहा। नियो की नज़र क्लारा पर चली गई। क्लारा, मैं ईमानदारी से कहूँगा, तुमने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ही महीनों में स्पेस एफिनिटी में इस स्तर तक पहुंच जाओगी। मुझे कुछ मदद मिली थी, क्लारा ने कमजोर मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों से मिलने की कोशिश की, लेकिन नियो की आभा पहाड़ की तरह उस पर दबाव डाल रही थी। मुस्कुराने की कोशिश करना भी असंभव काम लग रहा था। यह अच्छा है, तुमने सभी का सही समय पर साथ दिया। क्या तुम अब डैमेज डीलर से सपोर्ट रोल में शिफ्ट होने की योजना बना रही हो, क्योंकि तुम लड़ाई में स्पेस एफिनिटी का इस्तेमाल कर सकती हो? नियो ने पूछा। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। जब तुम निश्चित हो जाओ तो मुझे बताना। मैं तुम्हें एक प्रशिक्षण पुस्तिका दूंगा। नियो उसके पास से गुजरा और आथा के सामने खड़ा हो गया। उसकी नज़र ड्रिल की तरह उसमें घुस गई। तुमने लड़ाई के दौरान कितने तत्वों का इस्तेमाल किया? हवा, ध्वनि और बिजली, आथा ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसके अजेय कौशल को जबरन रद्द कर दिए जाने के बाद थकावट उसे डूबने की धमकी दे रही थी। वह जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था।
तुमने कितने तत्वों को जगाया है? 12, आथ ने उत्तर दिया। तुमने उनका उपयोग क्यों नहीं किया? नहीं, उपयोग करने का समय है और कम महारत। मैं समझ गया। नियो ने बिना किसी और टिप्पणी के आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सिर हिलाया। आथ ने सलाह की कमी से भ्रमित होकर भौहें सिकुड़ी। इसके बाद नियो माज के सामने खड़ा था। माज, तुम्हें अपनी टीम के कौशल पर काम करने की ज़रूरत है। तुम्हारी लपटों की दीवारों ने मेरी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। यह एक अच्छी चाल थी, लेकिन लपटों की दीवारें मेरे लिए जितनी बाधा थीं, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे साथियों के लिए थीं। माज ने सिर हिलाया। अपने सामान्य बकबक वाले उत्तर के विपरीत उसने ध्यान से सुना। अंत में नियो फेलिक्स के सामने खड़ा था। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम सच्चे आत्मा हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तुम्हें इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। मैंने इसका इस्तेमाल किया था, फेलिक्स ने कहा। उसने नियो को दिखाने के लिए अपनी स्नाइपर राइफल उठाई। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, वेनीत, अपना आकार बदलकर हैंडगन बना लो। ठीक है, सांप के आकार की आत्मा ने जवाब दिया, जो आलसी ढंग से उसकी गर्दन और कंधों के चारों ओर आराम कर रही थी। केवल फेलिक्स ही सांप के आकार की आत्मा को देख सकता था। ये वेनीत की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी, जो 4 सच्चे आत्मा हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई 4 बहन आत्माओं में सबसे छोटी आत्मा थी। स्नाइपर राइफल बदलने लगी। इसका रूप बदल गया और एक चिकनी हैंडगन में बदल गई, जो फेलिक्स के हाथ में आराम से फिट हो गई। गोलियां मेरी दिव्य ऊर्जा से बनती हैं और वेनीत अपना आकार बदल सकती है। क्या तुमने उसे तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए कहा था? नियो ने वेनित की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति से पूछा। सांप की आत्मा पन्ना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम मुझे देख सकते हो? उसने अपनी जीभ को घबराहट से हिलाते हुए पूछा। मैं देख सकता हूँ, नियो ने उत्तर दिया। सांप की जीभ फिर से फड़क उठी और उसका चेहरा आश्चर्य की अभिव्यक्ति में विकृत हो गया। तुम मेरी आत्मा को देख सकते हो? फेलिक्स ने पूछा। मैं इसे देख सकता हूँ। शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि हमारी आत्माएं बहनें हैं, नियो ने समझाया। लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को नहीं देख सकता, फेलिक्स ने कहा। मेरी आत्मा आध्यात्मिक रूप में रहना पसंद नहीं करती, नियो ने उत्तर दिया। नियो के मन में विदेशी भावनाओं की बाढ़ आ गई। इनकार, शर्म, संदेह। हाँ, नियो ठिठक गया। उसके विचार अचानक घुसपैठ से बाधित हो गए। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अब तक प्रकट नहीं हुए क्योंकि तुम बहुत शर्मीले थे, चिंतित थे कि मुझे तुम्हारा रूप पसंद आएगा या नहीं? हाँ, झिझकते हुए जवाब आया। नियो को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उन छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। तुम कैसी भी दिखा, मैं तुम्हें पसंद करूंगा। उसके अंदर और भी भावनाएं उमड़ पड़ीं, जिसमें शर्म का भाव था। इससे पहले कि नियो कुछ और कह पाता, वेनिथ ने अपनी जीभ से एक क्लिक की आवाज़ निकाली। क्या? नियो ने अपना ध्यान वापस सांप की आत्मा की ओर मोड़ते हुए पूछा। एक क्षण के लिए आत्मा ने उसे शुद्ध घृणा की नज़र से देखा और फिर जल्दी से एक मजबूर मुस्कान के साथ उसे छुपा लिया। मैं बस ये सोच रहा था कि जब तुमने कहा कि मेरे स्वामी मेरा सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब था? वेनिथ ने पूछा। अन्य लोग आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने भ्रमित नज़रों का आदान प्रदान किया, लेकिन चुप रहने का विकल्प चुना। मैं इसे अभी समझाता हूँ। पहले तुम्हें अपने मूल आकार में वापस आना होगा, नियो ने कहा। आत्मा ने उसे घूरा। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। फेलिक्स ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए आह भरी। बस वही करो, वेनिथ, फेलिक्स ने कहा। समझ गया, स्वामी, सांप की आत्मा ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। नियो ने वेनिथ की आज्ञाकारिता को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। इस कमीने को देखो, इसने फेलिक्स को यह भी नहीं बताया कि खुद को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, और यह इस तरह से आज्ञाकारी व्यवहार कर रहा है, उसने सोचा। फेलिक्स के हाथ में बंदूक आसानी से गोली में बदल गई। नियो ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। फेलिक्स, हर सच्चे आत्मा हथियार में एक अद्वितीय क्षमता होती है। तो मेरे हथियार की अनूठी क्षमता आकार बदलने की है? नहीं, नियो ने अपना सिर हिलाया। आकार परिवर्तन और अनंत वृद्धि सभी सच्चे आत्मा हथियारों के लिए सामान्य क्षमताएं हैं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि प्रत्येक सच्चे आत्मा हथियार की अपनी अनूठी क्षमता होती है। उसने माज की ओर गोली फेंकी, जो कुछ फीट दूर खड़ा था। माज, इस पर अपना खून की बूंद गिराओ, नियो ने निर्देश दिया। ठीक है, माज ने उलझन में उत्तर दिया। उसके होठों से खून पहले ही टपक रहा था, नियो की उपस्थिति के कारण उसके कंधों पर दबाव पड़ रहा था। उसने अपने अंगूठे को खून की धारा से पोंछा और उसे गोली पर रगड़ा। वेनीत की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। ये स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहता था। हालांकि नियो की तीखी निगाहों ने सुझाव दिया कि वह पहले से ही रहस्य जानता था, जिससे वेनीत के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। गोली, वेनीत की भौतिक अभिव्यक्ति खून को सोखने लगी। लाल रंग का तरल पदार्थ उसकी सतह पर ऐसे गायब हो गया जैसे सूखी रेत में पानी। क्या यह मेरा खून सोख रहा है? माज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ,
अब इसे मुझे वापस दे दो, नियो ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। माज ने अब खून से सनी गोली नियो को थमाते हुए उसकी बात मान ली। नियो फेलिक्स की ओर मुड़ा। क्या तुम्हारे पास बंदूक है? हाँ, फेलिक्स ने हकलाते हुए कहा। उसने सावधानी से गोली को अपनी बंदूक के चैम्बर में लोड किया। इसे उस पेड़ पर मारो, नियो ने कहा, उनके स्थान से दूर खड़े एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए। इसका तना मोटा और टेढ़ा था। फेलिक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे वेनिथ की अनोखी क्षमता का अंदाजा था और इसने उसे उत्साहित कर दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों को खोजें। गोली की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। गोली हवा में एक धुंधली गति से चली और पेड़ से टकरा गई। एक पल बाद यह आग की लपटों में बदल गई और पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें, फेलिक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी उत्तेजना को दबाने के लिए संघर्ष किया। वेनिथ की अनोखी क्षमता किसी भी ऐसे व्यक्ति की शक्ति की नकल करना है जिसका खून वह सोख लेता है। वह जिस शक्ति की नकल कर सकता है वह वेनिथ की ताकत के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। चूंकि वेनिथ अभी कमज़ोर है, इसलिए वह केवल मंगल की लपटों की नकल कर सकता है, नियो ने समझाया। फेलिक्स की आंखें मोह से चमक रही थीं। एक विचार के मन में आते ही उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। लेकिन मैंने गोली पहले ही चला दी है। क्या मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले इसे उठाकर ले जाना होगा? उसने पूछा। लड़ाई के दौरान यह एक समस्या होगी। क्या तुम कई हफ्तों से वेनिथ के साथ प्रशिक्षण नहीं ले रही हो? तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि अगर तुम चाहोगी कि यह तुम्हारे पास वापस आए, नियो ने जवाब दिया। ओह, मुझे यह नहीं पता था, फेलिक्स ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया। तो मैं ये कैसे करूं? नियो ने उसे अजीब भाव से देखा। उसने जवाब देने से पहले अपनी जीभ चटकाए। बस अपनी आंखें बंद करो और इसे वापस बुलाने के बारे में सोचो। फेलिक्स ने सिर हिलाया और जैसा उसे बताया गया था वैसा ही किया, अपनी आंखें बंद करके। एक पल बाद उसने अपने हाथ में अचानक वजन महसूस किया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि गोली वेनिथ की शारीरिक अभिव्यक्ति उसकी हथेली में टिकी हुई थी। वाह, सच्चे आत्मा के हथियार कमाल के हैं, फेलिक्स ने विस्मय में बड़बड़ाया। उसने नियो की ओर देखा। क्या रक्त से प्राप्त होने वाली क्षमता स्थायी है? यह एक बार उपयोग करने योग्य है, नियो ने उत्तर दिया। उसके उत्तर के बावजूद फेलिक्स उत्साह से उछल रहा था। उसने माना कि वेनिथ ने उसे अपनी अनूठी क्षमता के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वेनिथ एक युवा आत्मा थी और उसे अपनी अनूठी क्षमता के बारे में पता नहीं था। यह अच्छा है न? नियो ने पूछा। हाँ, ये सबसे अच्छा है। फेलिक्स ने नियो के हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव को देखे बिना उत्तर दिया। आथ ने नियो के चेहरे को देखते ही झेप गया। नियो ने उसे अनदेखा किया और फेलिक्स से बात की। फेलिक्स, मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि सच्चे आत्मा के हथियार क्यों कीमती हैं। उसने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, फेलिक्स ने उत्साहित होकर कहा। वह नियो की निगाहों में ठंडक को नोटिस करने में विफल रही क्योंकि वह जारी रखा। इसलिए तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम उस हथियार के लायक हो। हाँ, फेलिक्स ने असमंजस में पलकें झपकाईं। उसका उत्साह डगमगा गया। वेनिथ एक भिखारी को राजा बना सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति पर समय बर्बाद नहीं कर सकता जिसके पास सुधार करने की कोई इच्छा नहीं है, नियो ने कहा। फेलिक्स ने उसे घूरते हुए देखा, स्तब्ध। नियो निश्चित रूप से समझ गया था कि उसके शब्द कितने गलत थे। माज ने पैसे से वेनिथ को खरीदा था और फेलिक्स को दे दिया था। ये हथियार फेलिक्स और केवल फेलिक्स का था। नियो के पास इसके स्वामित्व पर कोई नियंत्रण नहीं था। हालांकि सच्चे आत्मा हथियार, विशेष रूप से वेनिथ, खतरनाक हैं, उसने गंभीरता से सोचा। या तो फेलिक्स इसे जीत लेगा या वेनिथ फेलिक्स को अपनी कठपुतली बना लेगी। नियो को फेलिक्स को मजबूत होने के लिए मजबूर करना पड़ा। यही एकमात्र तरीका था जिससे फेलिक्स वेनिथ के दिमाग के हेरफेर में नहीं फंसता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? फेलिक्स ने पूछा। अकादमी का रैंकिंग टूर्नामेंट जल्द ही होने वाला है। पिछली बार आथ की मदद से तुम्हें दूसरा रैंक मिला था। इस टूर्नामेंट में बिना किसी मदद के उस रैंक को बनाए रखो, नियो ने कहा। फेलिक्स ने घबराहट में ठहाका लगाया। जब उसे एहसास हुआ कि नियो मजाक नहीं कर रहा था तो वह रुक गई। मैं रैंक 2, यह असंभव है। सच्चे सोल हथियार तकनीकी रूप से आत्माएं हैं, नियो ने आगे कहा। लेकिन सामान्य आत्माओं के विपरीत जो अपने उपयोगकर्ताओं के साथ मर जाती हैं, सच्चे सोल हथियार नहीं मरते। बेशक सच्चे आत्मा के हथियार भी अंडरवर्ल्ड में आपका पीछा करेंगे, लेकिन अगर आप फिर से अंडरवर्ल्ड में मर जाते हैं तो वे मिट नहीं जाएंगे। मैं वहां आपसे हथियार ले सकता हूं। क्या? फेलिक्स को अपने शब्दों को समझने में कठिनाई हुई। लोग अंडरवर्ल्ड में मर सकते हैं, नियो अंडरवर्ल्ड जा सकता है। उसके दिमाग में एक घबराहट भरी मुस्कान उभर आई। क्या तुम कह रहे हो कि तुम वेनिथ का स्वामित्व लेने के लिए मुझे मार दोगे? उसने झिझकते हुए पूछा। मुझे खुशी है कि तुम जल्दी समझ गए, नियो ने भावनाओं से रहित आवाज में जवाब दिया। यह एक मजाक होना चाहिए।
रुको। सीन अचानक नियो और फेलिक्स के बीच कूद गया, जिससे नियो और फेलिक्स के बीच दूरी बन गई। उसकी चौड़ी आंखें नियो के हाथ की ओर घूम गईं जो उसकी तलवार पर टिका हुआ था। सीन हताश भाव से फेलिक्स की ओर मुड़ा। हाँ कहो। तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? फेलिक्स ने पूछा। हाँ बोलो, शॉन ने उसके कंधों को पकड़ते हुए चिल्लाया। फेलिक्स उसके अचानक जोर देने से चौंक गया। क्या तुम ठीक हो? मैं बस पीछे चला गया। शॉन की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी छाती धड़क रही थी, जैसे उसकी लाल आंखें नियो और फेलिक्स के बीच घूम रही हों। उसकी आवाज़ में तत्परता के साथ दरार पड़ गई। कृपया हाँ बोलो, या। फेलिक्स जम गया। वह उसके शब्दों का अर्थ समझ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे नियो के हाथ की ओर बढ़ीं, जो अभी भी उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। धातु की चमक ने उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। उसने नियो की ठंडी आंखों से मिलने के लिए अपनी नज़र उठाई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। नियो की उपस्थिति के दमनकारी भार ने उसके लिए सांस लेना कठिन बना दिया। मुझे उम्मीद है कि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं गंभीर था, नियो ने कहा। फेलिक्स जवाब नहीं दे सका। उसके होंठ कांप रहे थे। नियो ने उसे मार डाला था। शॉन ने उसे रोकने के लिए पीछे हटना शुरू कर दिया था। क्या, अगर सीन पीछे हटने में सक्षम नहीं होता तो तुम क्या करते? वह बहुत थक गया है। अगर वह असफल हो जाता तो क्या होता? फेलिक्स ने पूछा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं मर जाती। नियो ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाए। तेज आवाज़ ने फेलिक्स की स्तब्धता को चाबुक की तरह चीर दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, फेलिक्स? अगर सीन पीछे नहीं हटता तो मैं क्या करता? नियो का दबाव कई गुना बढ़ गया। फेलिक्स ने महसूस किया कि तनाव के कारण उसकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। जब उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया तो उसके होठों से दर्द की एक चीख निकली। खुद को पूरी तरह कुचले जाने से बचाने के लिए उसने अपने हाथों को ज़मीन पर टिका लिया। नियो उसके सामने झुक गया और उसकी आंखों में देखने लगा। पहली बात जो तुम्हारे दिमाग में आई वह ये थी कि मैं क्या करता। क्या तुमने एक पल भी सोचा कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती? उसने उसका चेहरा पकड़ लिया, उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया, जबकि दबाव ने उसकी नज़र नीचे की ओर खींचने की धमकी दी। मैं इसे पहले भी समझ सकता था। तुम प्रतिभाशाली नहीं थी और तुम्हारे पास अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब क्या? नियो की आवाज़ तीखी हो गई। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर तुमने वेनीत के साथ लगन से प्रशिक्षण लिया होता तो तुम अब असहाय नहीं होते? इससे भी बेहतर, क्या तुम्हें एहसास है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम कभी दूसरा रैंक नहीं पा सकोगे? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम दूसरा रैंक पा सकते हो? नियो ने सवाल किया। तुम, माज, आर्थर, मॉरिगन और अन्य देव कबीले के सदस्य हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं सभी के खिलाफ जीत सकूं, उसने हकलाते हुए कहा। तुम्हारे पास सच्चा आत्मा हथियार है। फेलिक्स नियो की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। शर्म और निराशा उसके कंधों पर भारी बोझ थी। उसने अपने दिल की गहराई में स्वीकार कर लिया था कि वह मजबूत नहीं हो सकती। इतिहास का सबसे कमजोर देवता, यही उसका उपनाम था। वह हर किसी के लिए मजाक का पात्र थी, चाहे उन्होंने अपने ईश्वरीय रक्त को जगाया हो या नहीं। मैंने अपनी बात कह दी है, नियो खड़ा हो गया। अगर तुम असफल हो गए तो मैं तुमसे सच्चा आत्मा हथियार ले लूंगा। नियो ने फेलिक्स को घूर कर देखा। उसे उसके साथ किए गए व्यवहार से नफरत थी। हालांकि उसे मजबूत होने के लिए मजबूर करना बेहतर था। वेनित खतरनाक थी। अगर फेलिक्स इसे नियंत्रित नहीं कर पाता तो आत्मा फेलिक्स पर कब्जा करने की कोशिश करती। फेलिक्स को मजबूत होना था अगर वह वेनित द्वारा निगला नहीं जाना चाहती थी। नियो की नज़र आथा पर चली गई। बाद वाला उसे घूरते हुए, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह उठने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्षण पहले वह खड़े होने और नियो से फेलिक्स को बचाने की बेताबी से कोशिश कर रहा था, केवल तब रुका जब नियो खड़ा हो गया। नियो ने आथा को नज़रअंदाज कर दिया और समूह पर अपनी नज़र घुमाई। मैंने आप सभी को वश में करने के लिए अपनी सच्ची आभा का इस्तेमाल किया, लेकिन ये केवल एक जागृत देवता के पद पर था। तुम लोग हार गए। चूंकि नियो अनगिनत कष्टों से गुजरा था, इसलिए उसकी आभा, भले ही उसने अपनी शक्ति को जागृत देवता के पद तक दबा दिया हो, पौराणिक देवताओं को परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। नियो ने तबाह हो चुके जंगल की ओर कदम बढ़ाया। हारग्रेव्स हवेली के पीछे का जंगल बहुत बड़ा था, 1 दर्जन स्टेडियमों से भी बड़ा। ये जगह काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, नियो ने सोचा। आपका अगला अध्याय माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। नियो की आभा बढ़ गई। इसने जंगल के उस क्षेत्र को भर दिया जो पिछली लड़ाई के दौरान नष्ट हो गया था। मृत्यु की आभा संघनित होने लगी। यह एक धातु के मंच में बदल गई।